Good morning, children. Welcome back to our 10th standard Hindi classes. In our previous class, we had discussed about the grammar. What is grammar? Who is the pioneer of the grammar? And then about the noun we had discussed. Today, the remaining part of the grammar we will discuss, means the further part of the grammar. तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि व्याकरण किसे कहते हैं, उसके पितामह कौन है और संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग और वचन किसे कहते हैं। यानी संज्ञा के अंतर्गत ही हमने लिंग और वचन का अध्ययन किया था और इनके उदाहरण और इनको किस तरह से इनके नियम होते हैं इसका भी हमने अध्ययन किया था। तो बच्चों, आज की इस व्याकरण कक्षा में हम सर्वनाम विशेषण का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। संक्षेप का अर्थ होता है इन शॉर्ट, और क्रिया का अध्ययन विस्तार से करेंगे। विस्तार यानी क्रिया किसको कहते हैं और क्रिया के अंतर्गत प्रेरणार्थक क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा हम जानेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब संज्ञा के लिए, यानी बच्चों जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है या संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी व्याकरण में प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, मीन्स द वर्ड्स which are used instead of a noun or in the place of a noun, we call them as a pronoun. So, in the same way, हिंदी व्याकरण में भी जो है सर्वनाम को क्या कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी एक वाक्य में संज्ञा का उपयोग बार बार करने के बजाय जब हम अन्य शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, अपना, तुम्हारा आदि आदि यानी एक्सेट्रा, तो इनका जब हम उपयोग करते हैं तो इन शब्दों को जो है हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर अन्य शब्द मैंने आपको दिए हैं, वे हैं यह, वह, वे, हम, आप, उनका, हमारा, हमसे, उनसे। जैसे अंग्रेजी में आई, यू, वी, ही, शी, इट होता है, वैसे ही हिंदी व्याकरण में। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। राधा बहुत अच्छी लड़की है, वह हमेशा अच्छी पढ़ाई करती है। यहाँ पर दो शब्दों पर रेखा खींची गई है, एक है राधा और एक है वह। राधा यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम होने के कारण वह संज्ञा कहलाया गया है। अगला जो वाक्य है वहाँ पर संज्ञा का नाम फिर से उपयोग करने के बजाय वह शब्द का उपयोग किया गया है। वह भी यहाँ पर राधा को ही सूचित कराता है, यानी राधा को ही जो है यहाँ पर सूचित कराता है, तो वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो इसके प्रकार हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इस तरह से जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा। तो सर्वनाम के उदाहरण हैं यह, वह, वे, हम, आप, हमारा, तुम्हारा। यह सब जो है सर्वनाम के उदाहरण कहलाते हैं। बच्चों, अब हम अगला परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। उदाहरण गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा। विशेषण यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव which tells something about the noun or the pronoun. In the same way यहाँ पर भी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम के गुण का अध्ययन कराते हैं या बोध कराते हैं या इनके गुण के बारे में बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जिनकी विशेषता यानी विशेषण की विशेषता जब बताई जाती है तो उनको हम विशेष कहते हैं। As in English we study that an adjective is a word which describes the noun or the pronoun, means which tells something about the noun or the pronoun, that how the noun or the pronoun is. Now those words we call them as a विशेषण। तो सर्वनाम में हमने पढ़ा बच्चों, जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है हम विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा। यानी यहाँ पर गोरा रंग यानी सर्वनाम और संज्ञा किस तरह से दिखते हैं और किस तरह, अच्छा यानी गुण, बुरा भी गुण होता है तो किस तरह से उनके गुण हैं जो शब्द उसको दर्शाते हैं यानी गुण को दर्शाते हैं उसको हम जो है विशेषण कहते हैं। तो बच्चों और यहाँ पर दिया गया है सुंदर। सुंदर यानी ब्यूटीफुल। मीठा, मीठा यानी स्वीटनेस यानी मिठास जो हम कहते हैं। तो यह क्या बताता है, हमें सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताता है। तो इस कारण इन शब्दों का उपयोग जब सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उनको हम विशेषण कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि सर्वनाम किसको कहते हैं
और विशेषण किसको कहते हैं? तो सर्वनाम जो है, जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। गुलाब का फूल सुंदर होता है। खरगोश चतुर प्राणी है। तो गुलाब यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। फूल क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर इन दोनों की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर। यानी गुलाब का फूल सुंदर होता है, तो सुंदर शब्द जो है बच्चों विशेषण कहलाता है। दूसरे वाक्य में खरगोश संज्ञा है और प्राणी संज्ञा है, तो खरगोश के गुण के बारे में यहाँ पर कौन सा शब्द हमें बता रहा है? चतुर, जो रेखांकित किया गया है। तो चतुर क्या होता है बच्चों? विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से दोनों वाक्यों में हम देख सकते हैं कि संज्ञा की विशेषता को जो है यहाँ पर ये दो शब्द हमें बता रहे हैं। एक है सुंदर और एक है चतुर। तो ये दोनों शब्द जो हैं संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो इस कारण ये दोनों शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि गुलाब यहाँ पर संज्ञा है, फूल भी संज्ञा है, खरगोश भी संज्ञा है। सुंदर और चतुर इन दोनों का गुण बताते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? विशेषण। तो बच्चों अब हम आते हैं हमारे मुख्य भाग पर, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में और हमारे परीक्षा के लिए मुख्य है। वह है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया अंग्रेजी में verb which shows an action, we call it as a verb. So in the same way in Hindi also, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि यानी एक्सेट्रा। तो पढ़ना एक कार्य है, खाना एक कार्य है, पीना एक कार्य है, जाना एक कार्य है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों से जहाँ पर कार्य का बोध होता हो या कुछ काम किया जा रहा हो, उसका बोध जो कराते हैं, उन शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब। तो व्हाट इज अ वर्ब? Which shows an action. For example, I'll tell you in English. For example, reading, writing, drinking, going, coming, ये सब जो है क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कहा जाता है, क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है, यानी कार्य करना, काम करना। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस परिभाषा के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि जिन शब्दों या पदों का भी अर्थ होता है शब्द, से हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, यानी
शब्द हमें यह पता लगाता है कि कोई कार्य वहाँ पर चल रहा है या किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है, या पिछले यानी इससे पहले जो मैंने परिभाषा बताई वह भी आप लिख सकते हैं कि जैसे कि जिस शब्द से कार्य का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है, कार्य यानी काम करना। तो जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जो शब्द हम लेते हैं, जैसे कि वह लिख रहा है, तो लिखना हमारा यहाँ पर क्या होता है बच्चों? कार्य होता है। तो जो कार्य यहाँ पर चल रहा है, कौन सा कार्य? लिखना कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो इस शब्द को जो है हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्योंकि वह लिख रहा है। वह कौन सा कार्य कर, जब हम प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है, तो वह लिख रहा है। तो लिखना उसके द्वारा किया गया, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, कुछ यहाँ पर उदाहरण भी हम देखेंगे, जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो आप इन चारों वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्दों को देख सकते हैं कि अध्यापक यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। बच्चे संज्ञा है। पक्षी संज्ञा है। पेड़ संज्ञा है। तो इनके द्वारा कौन सा कार्य, यानी पक्षी, पेड़, ये इनके द्वारा कौन सा कार्य यहाँ पर चल रहा है, वह हमें रेखांकित शब्द बताते हैं। तो इन रेखांकित शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक कौन सा कार्य कर रहे हैं? पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो पढ़ा क्या हो जाता है यहाँ पर? क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं, खेल जो है यहाँ पर एक कार्य हो रहा है बच्चों के द्वारा, तो वह क्या कहलाता है? क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ यानी फ्लाइंग। तो पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। पक्षियों द्वारा कौन सा कार्य चल रहा है? उड़ने का कार्य चल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और चौथा है यहाँ पर, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो बैठना जो है, पक्षी द्वारा कौन सा काम यहाँ पर हो रहा है या क्रिया हो रही है, वह है बैठना। तो बैठे क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर? क्रिया हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये चारों रेखांकित शब्द हमें किसी कार्य के होने या चलने का बोध करा रहे हैं, या पता चला रहे हैं, या दे आर टेलिंग अस द वर्क डन बाय द नाउन हियर. So these words we call them as a verb. Pada means teach, khel means play, ud means fly, baithe means sit. So the work is going on by the teacher teaching, and by the children playing, and the birds flying in the sky, and again the birds sitting on a tree. तो ये जो है चारों रेखांकित शब्द बच्चों हिंदी व्याकरण में क्रिया कहलाते हैं, यानी इनके द्वारा कार्य हो रहा है। तो बच्चों, अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे हम अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब
कहते हैं। तो बच्चों, ये दो जो क्रियाएं हैं वह कर्म के आधार पर इनको विभाजित करके दिया गया है। यानी कर्म करने वाले पर या कर्म के आधार पर, कर्म यानी कार्य के आधार पर जो है इसको विभाजित करके दो प्रकार दिए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। लेकिन बच्चों, हमारे लिए मुख्य है प्रेरणार्थक क्रिया, जो क्रिया के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यानी अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की परिभाषा या उनके बारे में जो है पाठ्य पुस्तक में अध्ययन संक्षेप में दिया गया है। तो हमारे लिए मुख्य है प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो क्रिया के अंतर्गत काल का भी अध्ययन हम करते हैं। काल यानी टेंसेस। तो बच्चों, आओ आज हम जो है हमारे मुख्य व्याकरण विभाग या मुख्य भाग प्रेरणार्थक क्रिया का अध्ययन करेंगे और उसके प्रकार का भी अध्ययन करेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने प्रकार हैं और प्रेरणार्थक क्रियाएं किस तरह से बनाई जाती हैं। इनका जो है हम यहाँ पर आज के इस व्याकरण कक्षा में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्रेरणा शब्द का ही अर्थ होता है किसी को प्रोत्साहित करना या ट्रेन करना। यानी प्रेरणा शब्द मीन्स व्हाट योर प्रेरणा itself will tell us that to train or to encourage or to tell to do the work। तो प्रेरणार्थक क्रिया उन क्रिया को कहते हैं जिसे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए। यानी यहाँ पर कर्ता यानी जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से जब कार्य करने के लिए कहता है या किसी और से कार्य करवाता है, उनको हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? उन क्रिया को कहते हैं जिसे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाए। मीन्स the one who is, or what we call it as the one who is doing the work, doer we tell, DOER. One who is doing the work, he himself will not do, but train the others to do the work, or tells the others to do the work. Such work or the such word we call them as a प्रेरणार्थक क्रिया. Means he will not do the work. The one who is doing the work will not. करता यानी the one who is responsible to do the work, but he will ask others to do the work. For that we call it as a प्रेरणार्थक क्रिया। यानी जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, यानी कर्ता स्वयं काम न करके किसी और के हाथों काम करवाता है या उन्हें काम करने की प्रेरणा देता है, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। As the word prerana itself tells us that to train or to motivate or to ask others to do the work. Actually प्रेरणा का अर्थ होता है बच्चों to train, यानी किसी और को जो है प्रेरित करना, यानी कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो इसको जो है हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इसका उदाहरण हम देखते हैं। माँ आज खाने में चावल बनाना। तो यहाँ पर माँ को प्रेरित किया जा रहा है कि चावल बनाने के लिए।
तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि माँ आज खाने में चावल बनाना। तो पहले शब्द में बनाना यहाँ पर क्या कहा गया है, माँ को कहा गया है कि चावल बनाना। तो दूसरा यहाँ पर माँ आज खाने में चावल बनवाना। पहले शब्द में बनाना यानी माँ को प्रेरित कर रहे हैं कि माँ आज खाने में चावल बनाए। दूसरा शब्द बनवाना, यहाँ पर यह प्रेरित होता है कि माँ जो है किसी और के हाथों आज खाने में चावल बनवाए, यानी स्वयं न बनवाए, स्वयं न करे, वह किसी और के हाथों जो है आज खाने में चावल बनवाए। तो यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द हैं बनाना, बनवाना, ये जो है क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया के हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे कि हमने पिछले यहाँ पर उदाहरण में देखा, पहला बनाना प्रथम होता है, बनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। वह कैसे, यहाँ पर हम देखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं राजू कलम उठाना। तो राजू को यहाँ पर कलम उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया के आगे आना लगाकर हम इसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। जैसे राधा आज चावल बनाना। बन अर्थ क्रिया को आना लगाकर बनाना बनाते हैं, तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। यानी यहाँ पर हम राधा को चावल बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। वैसे ही अध्यापक आज नया पाठ पढ़ाना। तो अध्यापक को नया पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है, तो यह शब्द जो है प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। लेकिन इसके आगे आना लगाने से उठ, बन, पढ़, इनके आगे आना शब्द को लगा देने से यह जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों वाक्य में बच्चों हम देखते हैं कि कर्ता स्वयं कार्य न करके इन सब से कार्य करने के लिए प्रेरित जो है यहाँ पर कर रहा है। बच्चों, हम यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देखेंगे। उन्हीं उदाहरणों को यहाँ पर लेंगे। राजू कलम उठवाना। हमने पहले देखा कि राजू कलम उठाना, यानी राजू को प्रेरित किया जा रहा है कलम उठाने के लिए। यहाँ पर राजू को कहा जा रहा है कि वह किसी और से कलम उठवाए। तो उठवाना, यहाँ पर जो है शब्द, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उठाना, तो यहाँ पर उठवाना। और अध्यापक आज नया पाठ पढ़वाना, तो यहाँ पर जो है हम क्या करें कि अध्यापक को किसी और से नया पाठ पढ़वाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और राधा आज चावल बनवाना, तो यहाँ पर वाना का उपयोग करके जो है हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बनाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण। धातु, धातु शब्द है चल, यानी मुख्य शब्द चल। इसका मूल क्रिया रूप होता है चलना। इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है चलाना, यानी आना। चलना के आगे आना लगाकर चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप होता है इसका चलवाना,
यानी चल के आगे वाना लगाकर चलवाना इसको किया गया, तो यह बन जाता है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों, धातु चल, मूल क्रिया चलना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है चलवाना। तो यहाँ पर प्रथम में भी हम प्रेरित कर रहे हैं और द्वितीय में भी जो है प्रेरित कर रहे हैं किसी और से काम करवाने के लिए। तो ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। चलाना और चलवाना जो है वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और के हाथों कार्य करवाते हैं, उनको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और क्रिया में आना लगा देने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है और वाना लगा देने से वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। तो बच्चों, इसके कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम उसका भी जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे या उस पर भी जो है एक नज़र हम डालेंगे। यानी यहाँ पर धातु चल है, तो इसका मूल क्रिया रूप है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है चलवाना। तो चल क्रिया के आगे आना लगाने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन गया और वाना लगाने से वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन गया। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला उदाहरण इसी प्रकार का, यानी जैसे यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार का और एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे धातु है लिख, लिख मीन्स राइट। लिख क्या है? धातु है, यानी शब्द है। क्रिया इसका क्या होता है? लिखना, टू राइट। क्रिया क्या है इसका? लिखना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है इसका? लिखाना। तो हमने क्या किया यहाँ पर? लिखना जो शब्द है उसके आगे आना लगाकर इसको हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप दिए हैं। वैसे ही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना। तो बच्चों, यहाँ पर जो है लिखवाना, लिख शब्द को हम वाना लगाकर क्या किए हैं? इसका हम द्वितीय रूप दिए हैं, जिसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं में आना, यानी क्रिया को आना शब्द जोड़कर उसको प्रथम प्रेरणार्थक रूप देते हैं और क्रिया को, जैसे लिख यहाँ पर क्रिया है, इस क्रिया को वाना शब्द जोड़कर हम इसको द्वितीय प्रेरणार्थक रूप देते हैं। तो ये दोनों, प्रथम और द्वितीय, ये दोनों हमें बताते हैं कि यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके वह किसी और से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो बच्चों, आइए हम इसी प्रकार के जो है कुछ और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो पढ़ धातु है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक। वैसे ही तैर, तैर यानी स्विम, तैर यानी स्विम, तैरना यानी यहाँ पर स्विमिंग, तैराना यानी किसी को तैरने के लिए प्रेरित करना, उसको तैराना कहा जाता है। और द्वितीय होता है तैरवाना।
द्वितीय टहरवाना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक बनाया और वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक हमने बनाया। वैसे ही सुन यानी टू लिसन, सुनना, सुनना क्या है, क्रिया। सुन क्या है, धातु शब्द है, तो सुनना क्या है, क्रिया है। तो इस सुनना शब्द को हमने आना लगाकर सुनाना बनाया। तो यहाँ पर हमने प्रेरित किया है, यानी सुनने के लिए प्रेरित किया है, तो वह प्रथम प्रेरणार्थक बन गया है। आना लगाने से प्रथम प्रेरणार्थक बन गया है। उसी प्रकार सुनवाना, तो सुन क्रिया शब्द को वाना लगाने से वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन गया है। यानी यहाँ पर इन अंतिम दो शब्दों में हम देख सकते हैं कि कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी और से यहाँ पर जो है वह प्रेरित कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, इनके जो है आपको उदाहरण जैसे मैंने बताए हैं उसके अनुसार प्रेरणार्थक रूप इनके लिखने होंगे। जैसे कि उठ, एक मैं उदाहरण देती हूँ, उठ, उठना, उठाना, उठवाना। उठ धातु है, उठना क्रिया है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। वैसे ही खेल, सो यानी स्लीप, कूद, दौड़, उड़, उछल, इन शब्दों का जो है आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया उस प्रकार से इसको लिखना है, यानी इनका प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना है। आप स्वयं अपने विचार से कुछ और क्रिया शब्दों को लेकर इनके प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यानी आप जो है कुछ क्रिया शब्दों को लेकर इनके प्रेरणार्थक रूप लिखिए। इससे आपको जो है यह करने के लिए, यानी आपको आदत हो जाएगी, या यू विल गेट अ प्रैक्टिस टू राइट। You take some verbs and write the Pranarthak group of 8. First write to these words and then you take your own words and then give the Pranarthak group of 8. तो बच्चों यह हमने पढ़ा कि प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और कितने प्रकार के हैं और किस तरह से प्रेरणार्थक रूप बनाए जाते हैं। तो बच्चों हम अपनी अगली कक्षा में जो है काल का अध्ययन करेंगे। काल यानी टेंसेस, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। वी विल स्टडी अबाउट द टेंसेस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। सो चिल्ड्रन, practice, stay home, stay safe and practice the grammar.